जय हिंद दोस्तों। आइए आप सभी का स्वागत है हमारे अपने चैनल एयर इंडिया नंबर 1 पर। दोस्तों आज हम एसएससी के प्रीवियस ईयर की कोचिंग करेंगे और इन क्वेश्चनों से संबंधित इम्पोर्टेंट फैक्ट भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो प्रथम क्वेश्चन है, किस भारतीय नृत्य कलाकार ने 2018 में ओडिसी नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है एलएम इंदिरा देवी, सेकंड ऑप्शन है स्वरूपा सेन, थर्ड ऑप्शन है डॉक्टर अरोड़ा मोहंती, फोर्थ ऑप्शन है अखम लक्ष्मी देवी। तो सही आंसर हो जाएगा स्वरूपा सेन। स्वरूपा सेन को 2018 में ओडिसी नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ओडिसी नृत्य से संबंधित कुछ अन्य प्रमुख कलाकार जैसे कि इंद्राणी रहमान, गुरु पंकज चरण दास, सोनल मानसिक, ये 3 प्रमुख कलाकार ओडिसी नृत्य से संबंधित हैं। ओडिसी नृत्य से संबंधित कुछ नाटक नृत्य शैलियाँ जैसे कि मोक्ष पल्लवी, ये 2 नाटक नृत्य शैलियाँ हैं, इन्हें भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, पंडित बिरजू महाराज एक भारतीय नृत्य संगीतकार, गायक और भारत में कथक नृत्य के कालका विद्याधीन घराने के प्रतिपादक थे। वे किस घराने से संबंधित हैं? तो प्रथम ऑप्शन है लखनऊ घराने से, सेकंड ऑप्शन है आगरा घराने से, थर्ड ऑप्शन है हैदराबाद घराने से, फोर्थ ऑप्शन है ग्वालियर घराने से। तो लखनऊ घराने से संबंधित कुछ अन्य प्रमुख इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं, जैसे कि लखनऊ घराने का जन्म लखनऊ के नवाब वाजिद अली शाह के दरबार से हुआ है। इनके समय को अवध काल का स्वर्ण युग भी कहते हैं। लखनऊ घराने के प्रसिद्ध कलाकार जैसे कि विद्याधीन, मुर्शीद अली खां। विद्याधीन कथक कलाकार हैं। मुर्शीद अली खां ख्याल गायकी के पितामह कहे जाते हैं। बिरजू महाराज, शंभू महाराज, लक्षण महाराज, अक्षर महाराज, ये 4 लोग लखनऊ घराने के कथक कलाकार हैं। ध्रुव तारा जोशी, गुलाम मोहम्मद, सारिक अली खां कोदऊ। ध्रुव तारा जोशी और गुलाम मोहम्मद सितार वादन हैं, ये सितार बजाते हैं। सारिक अली खां बीड़ा वादन हैं, ये बीड़ा को बजाते हैं। कोदऊ पखावज बजाते हैं, ये ढोलक के समान है। आगरा घराना। आगरा घराना की स्थापना मुगल काल में अकबर के समय अकबर के दरबारी सुजान खां के द्वारा की गई थी। आगरा घराना का दूसरा नाम है कव्वाल बच्चन घराना। आगरे घराने के वास्तविक संस्थापक में कुछ मतभेद हैं। कुछ लोग श्याम रंग तथा सरस रंग भाई को वास्तविक संस्थापक मानते हैं। कुछ लोग अलकदास तथा मलुकदास को वास्तविक संस्थापक मानते हैं। आगरे घराने के प्रचार का श्रेय गग्गे खां को जाता है। गग्गे खां ख्याल गायन के प्रसिद्ध कलाकार हैं। आगरा घराना ध्रुपद गायन के लिए प्रसिद्ध है। जिस प्रकार लखनऊ घराना कथक के गायन के लिए प्रसिद्ध है, उसी प्रकार आगरा घराना ध्रुपद गायन के लिए प्रसिद्ध है। आगरा घराना के प्रमुख कलाकार जैसे पंडित बिशंबरदीन, उस्ताद फयाज खां, प्रेम पिया, इन्हें प्रेम पिया भी कहते हैं उस्ताद फयाज खान को, अली हुसैन खां, उस्ताद विलायत खान, प्राण पिया। उस्ताद विलायत खान को प्राण पिया कहते हैं, उस्ताद फयाज खां को प्रेम पिया कहते हैं। ये आगरा घराने के इम्पोर्टेंट कलाकार थे। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है, 2015 में भारत के योजना आयोग के स्थान पर किस संस्था की स्थापना की गई थी? तो प्रथम ऑप्शन है नीति आयोग की, सेकंड ऑप्शन है आरबीआई की, थर्ड ऑप्शन है नाबार्ड की, या फोर्थ ऑप्शन है सेबी की। तो सही आंसर हो जाएगा नीति आयोग की। तो योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना की गई थी। तो नीति आयोग की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। आरबीआई की फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई है। नाबार्ड की फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई है। सेबी की फुल फॉर्म है स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1988 को हुई है। नीति आयोग के बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट,
नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं पदेन पीएम। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष हैं अरविंद पनगड़िया। नीति आयोग के प्रथम सीईओ हैं सिंधु श्री खुल्लर। नीति आयोग के वर्तमान में उपाध्यक्ष हैं सुमन बेरी। नीति आयोग के वर्तमान में सीईओ हैं BR सुब्रमण्यम। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है, जब मेंडलीफ ने अपना कार्य आरंभ किया उस समय कितने तत्व ज्ञात थे? तो प्रथम ऑप्शन है 36, सेकंड ऑप्शन है 29, थर्ड ऑप्शन है 63, फोर्थ ऑप्शन है 47। तो सही आंसर हो जाएगा 63। जब मेंडलीफ ने अपना कार्य आरंभ किया था तो उस समय 63 तत्व ज्ञात थे। तो आवर्त सारणी के बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट, आवर्त सारणी बनाने का प्रथम प्रयास डोबेनियर ने किया था। इसने ट्रायोड नियम दिया, इसे औसतन नियम भी कहते हैं। डोबेनियर ने 3 तत्वों को इसके बढ़ते हुए परमाणु भार के आधार पर सजाया और बताया कि बीच वाले तत्व का परमाणु भार शेष 2 तत्वों का परमाणु भार के औसतन के बराबर होता है। एग्जाम्पल के तौर पर लिथियम का परमाणु भार 7, पोटेशियम का परमाणु भार 39। इन दोनों का औसत भार सोडियम के औसत भार के बराबर है। यह नियम बाह्य तत्वों पर लागू न होने के कारण इसे अस्वीकार कर दिया गया। न्यूलैंड्स ने अपना अष्टक नियम दिया। इसके अनुसार प्रत्येक 8 तत्वों के बाद तत्व समान गुण दर्शाने लगते हैं। न्यूलैंड के समय ज्ञात तत्वों की संख्या 56 थी। सर्वप्रथम न्यूलैंड्स ने ही बताया कि तत्वों के परमाणु भार तथा इसके गुणों के कुछ संबंध हैं। न्यूलैंड तथा डोबेनियर दोनों के सिद्धांतों को अस्वीकार कर दिया गया। मेंडलीव का आवर्त सारणी नियम। मेंडलीव ने यह आवर्त सारणी तत्वों के परमाणु भार के आवर्तनीय फलन के अर्थात परमाणु भार के आधार पर सजाया गया है। इसमें 7 आवर्त तथा 9 वर्ग थे। मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में उन तत्वों के लिए खाली स्थान छोड़ दिया जिनकी खोज अभी नहीं हुई थी। मेंडलीव ने हाइड्रोजन को कोई निश्चित स्थान नहीं दिया, अतः इसे आवारा तत्व कहा गया। आवर्त सारणी बनाने में पहली सफलता मेंडलीव को मिली थी, अतः मेंडलीव को आवर्त सारणी का जनक कहते हैं। तो आवर्त सारणी का जनक मेंडलीव को कहते हैं। तो मेंडलीव के इस समय 63 तत्वों की खोज हुई थी। मोसले का आवर्त सारणी। मोसले को आधुनिक आवर्त सारणी का जनक कहते हैं, जबकि आवर्त सारणी का जनक मेंडलीव को कहते हैं। मोसले ने तत्वों को उनके परमाणु क्रम के आधार पर सजाया। इसमें 7 आवर्त तथा 18 वर्ग थे। आधुनिक आवर्त सारणी में इन 18 वर्गों को 4 ब्लॉक में बांटा गया, S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक और F ब्लॉक। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है, दोस्तों हमारी वीडियो के कंटेंट और वीडियो की मेहनत के लिए एक लाइक एक शेयर तो बनता है। सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? तो प्रथम ऑप्शन है घासीदास, सेकंड ऑप्शन है हरिदास ठाकुर, थर्ड ऑप्शन है ज्योतिराव फुले, फोर्थ ऑप्शन है ईश्वरचंद्र विद्यासागर। तो सही आंसर हो जाएगा ज्योतिराव फुले। तो सत्यशोधक समाज के संस्थापक हैं ज्योतिराव फुले। ज्योतिराव फुले की पुस्तक है गुलामगिरी। ज्योतिराव गोविंदराव फुले ने निम्न जातियों के कल्याण के लिए 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। यह प्रथम भारतीय संगठन था जिसने अस्पृश्यता के लिए स्कूल खुलवाई तथा नारी शिक्षा के लिए पूना में कन्या विद्यालय खोला। तो ज्योतिराव गोविंदराव फुले प्रथम सुधारक थे जिन्होंने अस्पृश्यता के लिए स्कूल खुलवाए। इंट्रोडक्शन अवार्ड ईश्वरचंद्र विद्यासागर। उनके बचपन का नाम ईश्वरचंद्र बंदोपाध्याय था। ईश्वरचंद्र विद्यासागर का जन्म बंगाल के मेदिनीपुर जिले में वीर सिंह गांव में एक अति निर्धन ब्राह्मण परिवार में हुआ था। पिता का नाम ठाकुरदास बंदोपाध्याय था। सुधारक के रूप में इन्हें राजा राम मोहन राय का उत्तराधिकारी माना जाता है। इन्होंने विधवा पुनर्विवाह के लिए आंदोलन किया और सन 1856 में इस आशय का अधिनियम पारित कराया। उस समय हिंदू समाज में विधवा की स्थिति बहुत ही शोचनीय थी। उन्होंने विधवा पुनर्विवाह के लिए लोकमत तैयार किया। उन्हीं के प्रयासों से 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह कानून पारित हुआ। उन्होंने अपने इकलौते पुत्र का विवाह एक विधवा से ही किया।
उन्होंने बाल विवाह का भी विरोध किया था। विधवा पुनर्विवाह का मसौदा तैयार हुआ था लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में। लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल है 1848 से 56 के बीच। 1856 में विधवा पुनर्विवाह का मसौदा तैयार किया गया और लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में इस मसौदे को पारित किया गया। लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल है 1856 से 57 के बीच, 1858 से 62 के बीच। इसी के कार्यकाल में विधवा पुनर्विवाह को पारित किया गया। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, बारात हिंदू त्योहार दिवाली के समान है जो निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो प्रथम ऑप्शन है बरली और कोंकड़ा जनजाति द्वारा। सेकंड ऑप्शन है मुंडा जनजाति द्वारा। थर्ड ऑप्शन है गोंडा और भील द्वारा। फोर्थ ऑप्शन है संताल द्वारा। तो सही आंसर हो जाएगा बरली और कोंकड़ा द्वारा। तो बरसा हिंदू त्यौहार दीपावली के समान है, ये बरली और कोंकड़ा द्वारा मनाया जाता है। तो बरली और कोंकड़ा जनजाति दादरा और एवं नागर हवेली में पाई जाती है। मुंडा जनजाति झारखंड में पाई जाती है। गोंडा और भील मध्य प्रदेश में। संताल जनजाति झारखंड में पाई जाती है। दिवाली को शोक के रूप में मनाने वाली जनजाति जो वर्तमान में नहीं मनाती है उस जनजाति को थारू जनजाति कहते हैं। थारू जनजाति उत्तर प्रदेश के पड़ोसी राज्य जैसे कि बिहार, उत्तराखंड और देश नेपाल में भी पाई जाती है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है, रंगास्वामी कप का संबंध किस खेल से है? तो प्रथम ऑप्शन है बैडमिंटन से। सेकंड ऑप्शन है टेनिस से। थर्ड ऑप्शन है फुटबॉल से। फोर्थ ऑप्शन है हॉकी से। तो सही आंसर हो जाएगा रंगास्वामी कप का संबंध फोर्थ हॉकी से। तो रंगास्वामी कप का संबंध हॉकी से है। हॉकी से संबंधित और इम्पोर्टेंट कप और ट्रॉफियाँ जैसे कि आपको ट्रक याद रखनी है R.D. बर्मन। आज से रंगास्वामी कप, डी से ध्यानचंद ट्रॉफी, बी से बेगम रसूल बेगम कप, ए से आगा खां कप, आज से राजा रणजीत सिंह ट्रॉफी है, एम से मरगोप्पा कप, ए से अंजलान शाह कप, एन से नेहरू ट्रॉफी। अब नोट में आपको याद रखना नेहरू कप है बास्केटबॉल से और नेहरू गोल्डन कप है फुटबॉल से, जबकि नेहरू ट्रॉफी है हॉकी से संबंधित। इस ट्रैक के साथ आपको सभी कप और ट्रॉफियाँ जो हॉकी से संबंधित हैं वो आपको याद रखनी है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है, महिला आरक्षण विधेयक 2023 के अनुसार लोकसभा और राज्यसभा में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो प्रथम ऑप्शन है आधी, आधी मतलब कि 1/2। सेकंड ऑप्शन है 1/3, 1/3 मतलब 1/3। थर्ड ऑप्शन है 1/4, 1/4 मतलब कि 1/4। फोर्थ ऑप्शन है 2/3, 2/3 मतलब कि 2/3। तो सही आंसर हो जाएगा 1/3। तो महिला आरक्षण विधेयक 2023 के अनुसार लोकसभा और राज्यसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 सीटों का आरक्षित है। संविधान में अब तक कुल संशोधन 128 हो चुके हैं, जबकि सफल संविधान संशोधन 106 हुए हैं। और टोटल अगर पूछा जाए तो 128 महिला आरक्षण विधेयक अब तक 1996, 1998, 1999 और 2008 में प्रस्तावित हुए हैं, जो लोकसभा भंग होने के कारण प्रस्तावित नहीं हो पाए हैं। जबकि महिला आरक्षण विधेयक 2023 में सफलतापूर्वक पारित हुआ। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी भारतीय संगीतकार सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्राप्त करने वाला पहला या पहली गायक या गायिका है? तो प्रथम ऑप्शन है जाकिर हुसैन। सेकंड ऑप्शन है AR रहमान। थर्ड ऑप्शन है R.D. बर्मन। फोर्थ ऑप्शन है MS सुब्बुलक्ष्मी। तो सही आंसर हो जाएगा MS सुब्बुलक्ष्मी। MS सुब्बुलक्ष्मी को भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न 1998 में प्राप्त हुआ है। उस्ताद जाकिर हुसैन को 1988 में पद्मश्री पाने वाले सबसे कम उम्र के कलाकार बने हैं, और जबकि MS सुब्बुलक्ष्मी 1998 में भारत रत्न पाने वाली प्रथम महिला बनी। तो MS सुब्बुलक्ष्मी से संबंधित और अन्य इम्पोर्टेंट सर्वोच्च नागरिक सम्मान देख लेते हैं।
1954 में एम.एस. सुब्बलक्ष्मी को पद्म भूषण मिला है। 1926 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। 1974 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार अक्सर एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। तो एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। तो इन्हें 1974 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 1975 में पद्म विभूषण प्राप्त हुआ है। 1998 में कालिदास सम्मान प्राप्त हुआ है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के भाग 4A के अनुसार यदि माता पिता या संरक्षक हैं, किस वर्ष की आयु वाले अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपालक के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान करेंगे? तो प्रथम ऑप्शन है 2 से 6 वर्ष, सेकंड ऑप्शन है 6 से 14 वर्ष, थर्ड ऑप्शन है 4 से 14 वर्ष, फोर्थ ऑप्शन है 6 से 12 वर्ष। तो सही आंसर हो जाएगा 6 से 14 वर्ष। तो 6 से 14 वर्ष के लिए अपने बच्चों के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान करेंगे। भाग 4A में मौलिक कर्तव्यों के बारे में बताया गया है। मौलिक कर्तव्य आर्टिकल 51A में है, जबकि मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे। 42वें संविधान संशोधन द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य 1976 में स्वर्ण सिंह समिति द्वारा जोड़े गए। वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। 11वां 2002 में 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में ज्ञात लेखन की सबसे प्रारंभिक शैली का क्या नाम है? तो प्रथम ऑप्शन है ब्राह्मी लिपि, सेकंड ऑप्शन है संस्कृत लिपि, थर्ड ऑप्शन है पाली लिपि, फोर्थ ऑप्शन है सिंध लिपि। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपके पास इसी तरह की हमारी कंटेंटेड वीडियो आ सकें।